प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। राज ज्ञानशाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 के दूसरे पाठ मेरे संग की औरतें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। पाठ परिचय कर लेते हैं। मेरे संग की औरतें यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरणात्मक एक विधा है लेखन की, जिसमें पुरानी यादों को जिया जाता है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लेख से हटकर कैसे जिया जा सकता है, ये पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी दादी, नानी, माँ और बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक परंपरागत तरीके से जीते हुए भी हम लीक से हट कर के जीवन को जी सकते हैं। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग जी ने पाठ को लिखा है। लेखिका हैं पाठ की। हाँ, मेरी एक नानी थी। जाहिर है, मानना पड़ेगा, जाहिर है कि मेरी एक नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ने सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया, रहस्य समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पारदानसी होती है पर्दा करने वाली, घूंघट करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने, वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। इजहार करना होता है व्यक्त करना, प्रकट करना। तो अपनी पसंद नापसंद का उन्होंने अपने पति से भी कभी विचार प्रकट नहीं किए। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी अर्थात मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मुँहजोर होना, बहुत अधिक बोलने वाली होना। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पारदानसी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत होती है, क्या कहें, आवश्यकता होती है ना। नज़ाकत, आवश्यकता की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज़ था, आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, अर्थात मेरी लड़की के लिए पति आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो। फरमाबदार होता है आज्ञाकारी। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि आपकी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया,
ने उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। पुश्तैनी बाप दादों का पैसा नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। चनका खा जाना, दर्द करना, कमर दर्द करने लगती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रूप रंग, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। परिकथा, उपकथा। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी, जो कहानी की तिलिस्म, तिलिस्म होता है जादू, जादू को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की और शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, आवश्यकता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई, परिजात होता है परियों की जो संतान है उनको परिजात कहा जाता है। परिजात परियों की संतान से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए, हवाई होता है काल्पनिक काम के लिए, उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। पत्थर की लकीर होना, अटल होना। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममता भरी परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, ने हमारे लिए खाना पकाया और ने अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। ये भारतीय नारी की विशेषता है जो उन्होंने अपनी माँ में नहीं पाई। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी।
पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनको रुचि नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे-लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा-नानी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला कारण कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कारण है वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। दोनों ही गुण बहुत अच्छे गुण हैं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में ही हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपने निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, अर्थात लेखक बने। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह अत्यधिक इकट्ठा न करना। अपरिग्रह होता है ज़्यादा इकट्ठा न करना। हाँ, जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया, पोशीदा गुप्त। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई उचित वजह ढूंढे ने मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, पुश्तों पीढ़ियों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसलिए माँझी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँजी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर लगातार मंदिर जाकर मन्नतें दोहराती रही। पूरा नुक्कुड़ गांव जानता था कि माँजी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, गैर वाजिब अनुचित जुस्तजू होती है इच्छा। लड़की की अनुचित इच्छा सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ने दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँझी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे।
माँझी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। दीदार होता है दर्शन, चोर के दर्शन करने की जो खुशनसीबी है वो भी हाथ लगी थी। नामी चोर होता है प्रसिद्ध चोर। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रात जगा रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, बुरी किस्मत वाला। जिस कमरे में घुसा उसमें माँझी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया होता है नक्शा दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई। कौन? माँझी ने इत्मीनान से पूछा। इत्मीनान होता है तसल्ली से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माँझी ने कहा। जी मैं। चोर झिझड़कर रह गया। तब तक माँझी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। छना हुआ पानी माँ पीती हैं। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमरे में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो गया। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला। पर देख मेरा धर्म ने बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ने हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लेंगी। आप चोर के हाथ का पी लोगी। कहा ने रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात सावधानी के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँझी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे। डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँझी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। नाहक होता है बेकार, रोमानी संवेदना से भरी हुई। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहीं कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। एक होता है संयोग, दूसरा होता है दुर्योग। बुरे योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। अशुद्ध खान पान और दूषित पानी की वजह से टाइफाइड हो जाता है। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर, मैं निरंतर रोती
कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे शौक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर जा चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतना मौका नहीं दिया कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए, रल मिल गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था, याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वे कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। ये लेखिका के नाटक कहानियाँ हैं, कठगुलाब लेखिका का उपन्यास है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ने बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गोरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, सभी लेखक बन जाएंगे, पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची भी है। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव, फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती हैं, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले अर्थात हिंदी में लिखते हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं,
उन ए देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम ये था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिताजी की अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुटते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तर खरामा खरामा और रेणु पीछे पीछे पसीने में तर खरामा खराम होता है धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमेया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था परीक्षा देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम में आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र सुगंधित पद द्रव्य भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। अर्थात मुझे ऐसी खुशबू नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय के वाकिफ़ नहीं था। पर उसका कहना था, वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ने चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि
जैसा मैंने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। यहाँ उन्होंने जो तलाक प्रथा है आज जो व्याप्त है समाज में, इस पर कटाक्ष किया है कि ऐसी नौबतें जीवन में कई बार आ जाती हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है, लेकिन हमें ऐसा जो कदम है नहीं उठाना चाहिए। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दड़बे होते हैं, अलग अलग जगह बैठते थे। दड़बा एक भाग होता है। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक लिखे, कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। यहाँ लेखिका ने अपने परमार्थ को भी जाहिर किया है कि अकाल के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं लोगों की मदद के लिए। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा, कोशिश जारी रखी। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश करते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वह भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में, प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल उचित जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था, बारिश बंद हो चुकी थी। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। 2 मील लगभग 3 किलोमीटर की दूरी। एक
1.5 किलोमीटर में 1 मील की दूरी होती है। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में चिनाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। चिनाट होता है पूरी तरह से एकदम। आगे प्रश्न अभ्यास है, आइए प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? नानी को नहीं देखने पर भी उनके व्यक्तित्व का प्रभाव उन पर क्यों था? इसके पीछे कई कारण थे कि लेखिका की जो नानी थी घर में पर्दा करती थी और परंपरागत तरीके से रहती थी। वे अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर थी, परंतु अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से करना चाहती थी जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जैसा हो। उसे आज़ादी का ही सिपाही चाहिए था। दूसरा कारण यह था, लेखिका की जो नानी थी वो ममता भरी थी, ममता से भरी हुई एक माँ थी। वो अन्य भारतीय औरतों की तरह अपनी बेटी के 15 साल होते ही उसकी शादी की फिक्र करने वाली औरतों में से नहीं थी। और कारण मान सकते हैं कि परिवार के जो अन्य सदस्य थे उनके साथ वो परंपरागत तरीके से रहती थी, लेकिन निजी जीवन में वो काफ़ी खुले विचारों वाली महिला थी। निजी जीवन में वो जो है समझौता नहीं करती थी। ये सभी कारण थे जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? देखो, लेखिका की नानी एक परंपरा का पालन करने वाली अनपढ़ और पर्दा करने वाली औरत थी, पर्दानसी थी। घर से बाहर जाकर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने का वातावरण उनके घर में नहीं था। उनके पति अंग्रेज़ों और अंग्रेजियत के भक्त थे, लेकिन नानी ने पति की जीवन शैली में कोई सहयोग नहीं किया तथा उसको अपने ऊपर भी लागू नहीं होने दिया। जब उनकी बेटी की उम्र 15 वर्ष हुई तो उन्हें आभास हुआ कि जीवन के अंतिम दौर में है, तो उन्होंने पति से कहकर उनके जो प्रसिद्ध मित्र थे प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाया और पर्दा उठा करके अपने पति के सामने ही उनसे बात की। उन्होंने कहा कि वे उनकी पुत्री के लिए कोई स्वतंत्र सेनानी पति ढूंढकर उनकी शादी करा दें। नानी ने अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेज भक्त से नहीं कराई। आज़ादी के आंदोलन में नानी का जो ये प्रत्यक्ष योगदान था। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वहन करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखनी है हमें। लेखिका की माँ की जो शादी आज़ादी में जो आंदोलनकारी युवक थे उनसे हुई। वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए सादा जीवन जीती रही और खादी की साड़ी पहनती रही। लेखिका की माँ की अपनी अलग ही शख्सियत थी, उनमें खूबसूरती थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता इस प्रकार मिली जुली थी कि वो परियों के समान जादू जैसी लगती थी। लेखिका के मन में आज़ादी का जुनून भरा हुआ था जिसको वो खूब निभाती थी। लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। इसके गुणों के कारण, झूठ ने बोलने के कारण परिवार वाले उनका आदर प्राप्त करते थे। और लेखिका की माँ एक गोपनीय बात को कभी दूसरे से नहीं कहती थी। इसके कारण उसको अपने दोस्त उनको मानते थे, दोस्ती कायम रहती थी। आगे चलते हैं, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी का घर का माहौल, देखो लेखिका की दादी के घर का जो माहौल है वो और परिवार वालों से भिन्न था। परिवार के सदस्य तो बंधी बंधाई परंपराओं से हटकर चलने की छूट थी, लेकिन दादी अपरिग्रह की सनक सवार रहती थी। वो सामान इकट्ठा नहीं करती थी। उन्होंने अनावश्यक जो वस्त्र हैं उनका संचय कभी नहीं किया। परिवार के सदस्यों को अपने ढंग से सोचने समझने और कार्य करने की आज़ादी थी। लेखिका की दादी के घर में लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं किया जाता था। घर की महिलाओं को भी उचित सम्मान दिया जाता था। और एक बार तो लेखिका की दादी ने अपनी पुत्र वधू के गर्भवती होने पर दादी माँ ने बार बार कन्या पैदा होने की मन्नत मांगी थी
और ये बात सबको बता भी दी थी। दादी के परिवार का जो माहौल था वो धार्मिक था, वो नियम पूर्वक नियम से मंदिर जाती थी, भगवान से मन्नतें मांगती थी। दादी का जो परिवार था वो दबाव मुक्त था, किसी दबाव में नहीं जीता था। तो ये सब थे। आगे चौथा प्रश्न है, आगे देखते हैं। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो आप स्वयं कल्पना कीजिए। पाठ हम पढ़ चुके हैं। गद्य शैली है। गद्य शैली का मतलब ही है कि हम कितना अर्थ ग्रहण करें, कितना उसके भावों से विभोर हों, कितना उस बात को समझें। आगे पांचवा प्रश्न है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखो, हर समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही मार्ग से भटक कर गलत राह पर चल पड़ते हैं। ऐसे लोगों को सुधारने के दो ही तरीके हैं, एक तो या तो दंड दो या दूसरा उपदेश दो। प्रत्येक समाज में सर्वाधिक जो प्रचलित व्यवस्था दंड देने की है। कानून है, पुलिस है, न्यायालय है, जेल है, देखो कितनी कितनी व्यवस्थाएं हैं, दंड की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के दूसरे भी अंग हैं। दूसरी व्यवस्था नीति और धर्म के उपदेश देने की है। पहली जो व्यवस्था है उसकी तुलना में दूसरी व्यवस्था कम प्रभावशाली है। तो जो इन दोनों से हटकर एक तीसरा उपाय भी है, वह यह है कि सहज और स्वाभाविक आचरण द्वारा भटके हुए व्यक्ति का मार्गदर्शन करना चाहिए। एक मिष्ठान प्रेमी जो बालक है, उसको बीमार होने पर उसके घर वाले उसे एक साधु के पास ले गए। तो साधु ने 2 दिन बाद आने को कहा। आपने कहानी सुनी होगी। कारण क्या था कि साधु खुद मीठा खाता था। तो अपने व्यवहार से, अपने प्रभाव से प्रभावित करके व्यक्ति को समझा दिया जाए। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। विद्यालय उन्होंने खुलवाया है कर्नाटक सरकार से। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना ही चाहिए। जब लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में थी, तब उसके 2 बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हो चुके थे, लेकिन वहाँ कोई स्कूल ही नहीं था, इसलिए वो स्कूल नहीं बच्चों को भेज पा रही थी। लेखिका ने लोगों की राय जानकर उनके पास का जो कैथोलिक बिशप से निवेदन किया था कि वहाँ पर मिशन के सीमेंट कारखाने से एक कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए। उस प्रदेश में क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी और वे केवल उन्हें स्कूल चलाते थे। उन्हीं के लिए, क्रिश्चियन बच्चों के लिए स्कूल चलाया जाता था। लेखिका ने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने का हक है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने शर्त रखी कि 100 वर्ष तक स्कूल चलना चाहिए, जिस पर लेखिका को गुस्सा आ गया था और बाद में क्या है, हाँ भी भरी गई। खुद उन्होंने स्वयं स्कूल चलाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया, तब जा कर के स्कूल खुला और वहाँ लेखिका के बच्चे और अफसरों के बच्चे पढ़े और अच्छे आगे स्कूलों में वो प्रवेश भी पाए। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा के भाव से देखा जाता है। देखो, ऐसे लोग जो लीक से हटकर चलते हैं, लीक छोड़कर चलने वाले जो मनुष्य हैं, वो परंपरा से जो हटकर के चलते हैं, वो श्रद्धा के पात्र होते हैं। लेखिका की नानी, परदादी, माँ, बहनें सभी इस गुण के भरपूर भंडार हैं, वो श्रद्धा के पात्र हैं। जो सत्यवादी लोग होते हैं और जो गोपनीयता के रक्षक होते हैं, सत्य बोलते हैं, जीवन में सदाचरण जिनका रहता है, एक दूसरे से चुगली नहीं करते, एक बात को गुप्त रखने योग्य बात को गुप्त ही रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति श्रद्धा के पात्र होते हैं। दृढ़ संकल्प वाले जो व्यक्ति होते हैं वो श्रद्धा के पात्र होते हैं। जैसे लेखिका की नानी ने अंग्रेज और अंग्रेजियत से दूर रहकर संकल्प निभाया और पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाया, दृढ़ संकल्पी थी। त्यागी और स्नेही व्यक्ति श्रद्धा के पात्र होते हैं, जो त्याग करते हैं, प्रेम करते हैं। देश प्रेमी लोग श्रद्धा के पात्र होते हैं। आगे 8वां प्रश्न है, ये और देख लेते हैं। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। अंतिम पंक्ति में लेखिका ने कहा था कि ये सच है कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो जब कोई तुम्हारा साथ नहीं दे और तुम अकेले चलो, एक रीति अकेला चलो रे, ये संदेश सुनकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का है ये कथन, अकेला चलो रे। तो लेखिका ने अपने बल पर ही रूढ़िवादी लोगों के मध्य रहकर नारी जागरण का काम किया। बिहार के डामलिया नगर में स्त्रियां सिनेमा देखने जाती थी, अपने पति से भी अलग स्त्रियां वाली क्लास में वो बैठती थी। लेखिका ने अपने प्रयास से उनको नाटकों में पर पुरुषों के साथ अभिनय करने के लिए प्रेरित किया और सूखा राहत कोष के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। तो अपने दृढ़ संकल्प के बल पर लेखिका ने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में
बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला और सरकार से उसको मान्यता भी दिलवाई। लेखिका की बहन रेणु भी अपनी मर्जी की मालिक थी। गर्मी के दोपहर में वह पैदल पसीने से लथपथ घर आ रही थी। गाड़ी में बैठना उसकी दृष्टि में सामंत शाही का प्रतीक था। तो अकेला चलना, जो जगह जगह रेणु एक बार क्या है स्कूल पहुंच गई थी, बंद स्कूल पा करके वापस लौटी थी। 3 मील की दूरी उसने तय की थी। तो अकेलेपन का जो यहाँ पर आभास हुआ है, वो अकेला व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र होता है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में उसको पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो अकेलेपन का जो मज़ा है वो कुछ और है, ऐसा यहाँ पर आभास किया है लेखिका ने, जो कि सही है। यहाँ अपना ये जो पाठ है पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद। यहाँ इस पाठ की जो रफ्तार है वो थोड़ी तेज़ रही है, क्योंकि गद्य शैली में है और यहाँ हमें इनके जीवन से कुछ सीख लेनी है। सभी को एक बार धन्यवाद।